जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे केपी शर्मा ओली ने भले ही दोस्तों नेपाली पीएम पद से दे दिया हो इस्तीफा, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल में अभी भी खेल करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनना था नेपाल में, लेकिन इस नए खेले के बाद सुशीला कार्की को पीछे धकेला जा रहा है। दोस्तों, बताएंगे कैसे केपी शर्मा ओली ने इनके रास्तों पर कांटे बिछा दिए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, नेपाली सेना प्रमुख राजतंत्र समर्थक दुर्गा परसाई के साथ बैठक पर मच गया बवाल। आर्मी हेडक्वार्टर पर हुई बहुत बड़ी मारपीट। आपस में भिड़े जेंजीज के दो गुट। दोस्तों, पीएम के नाम पर नहीं बन पा रही सहमति। बताएंगे केपी शर्मा ओली का सबसे बड़ा गेम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, बताएंगे कहां से बैठकर ओली ये गेम खेल रहा है। तो वहीं बताएंगे नेपाल में सुशीला कार्की से भी आगे निकले ये नेता पीएम की रेस में सबसे आगे है। जी हाँ, क्या सुशीला कार्की से आगे निकल जाएगा? क्या ये बनेगा प्रधानमंत्री नेपाल का? सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, तो वहीं पाकिस्तान में आतंकियों को कंट्रोल करेगा हाफिज सईद का दोस्त शहबाज। सरकार ने सौंप दी जिम्मेदारी। भारत के लिए बड़ी ही चौंकाने वाली खबर। तो वहीं भारत रूस के संबंधों को देखकर दोस्तों, रशिया से ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हम भारतीयों को। जैसी हरकत की है दोस्तों रशिया ने भारतीयों के साथ, रूस की यात्रा पर गए भारतीयों को धोखा दे करके रूसी सेना में जबरन भर्ती करके उनको यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए बॉर्डर पर भेज दिया। दोस्तों, नया बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। रशिया को लेकर आनंद फानन में भारतीय विदेश मंत्रालय को बड़ी चेतावनी देनी पड़ गई। दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, भारत की मजबूती का दिल से समर्थन करते और मानते हैं ये नया भारत किसी को भी जवाब देने में हर तरीके से सक्षम है और डरने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां नेपाल में केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सेना अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। सेना नई सरकार के लिए सभी पक्षों से मिलने की बात कह रही है। सेना ने इस दौरान कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जिससे एक बार फिर युवाओं के बीच गुस्सा भड़क गया है। नेपाल के आर्मी चीफ की कारोबारी और राजशाही समर्थक दुर्गा परसाई से मुलाकात से युवाओं में गुस्सा है। नए प्रधानमंत्री के नाम पर काठमांडू की सड़कों पर फिर से झड़पें भी हुई है। इससे नई अंतरिम सरकार के गठन पर चल रही बातचीत भी रोकनी पड़ी है। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहडेल ने विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा परसाई और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को आंदोलन में पक्षकार बताया है। इस पर रक्ष बाम सहित जनरेशन जेड के कई प्रतिनिधि भड़क गए और बातचीत से किनारा कर लिया। सेना प्रमुख और दुर्गा परसाई की मुलाकात की तस्वीर पर आंदोलनकारियों के बीच तगड़ा गुस्सा है। दोस्तों, नेपाल की आर्मी के भद्रकाली स्थित मुख्यालय के बाहर गुरुवार को जेंजी प्रदर्शनकारियों के दो प्रतिद्वंदी समूह आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने को लेकर यह झड़प हुई। यह झड़प मुख्यालय के सामने मुख्य सड़क पर हुई। एक समूह पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुआ। दोस्तों, जेंजी के एक गुट ने प्रधानमंत्री पद के लिए सुशीला कार्की का समर्थन किया, जबकि दूसरा गुट कुलमन घिसिंग को अंतरिम सरकार का मुख्य बनाने की मांग की है। उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा है। जेंजीज के मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है दोस्तों, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक गुट दूसरे गुट को पीटता नजर आ रहा है। दोस्तों, खबरें ऐसी भी है कि ओली की सरकार, जिसका इस्तीफा देने के बाद अभी भी नेपाल में कहीं कहीं एक स्तर पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को भड़काने के लिए। माना यह जा रहा है कि अब जेंजीज के आपस में ही केपी शर्मा ओली और उनके समर्थक कहीं ना कहीं जेंजीज के बीच में फूट डालने की कोशिश करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के चयन को लेकर ये झड़प नहीं, बल्कि ये झड़प है फूट डालने को लेकर, जिसके पीछे अभी भी ओली का प्रभाव बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दे दोस्तों, सुशीला कार्की का नाम पीएम के रेस में कल तक काफी, यानी आज सुबह तक भी काफी आगे चल रहा था, लेकिन कुलमान घिसिंग का अचानक से नाम सुशीला कार्की से भी आगे निकल गया। नेपाल में अंतरिम सरकार गठन की कवायद के बीच कुलगाम घिसिंग का नाम सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, गुरुवार को सेना प्रमुख से मुलाकात में जनरेशन जेड ने कुलगाम के नाम को सबसे आगे कर दिया, वो भी तब जब सेना प्रमुख अशोक राज से खुद सुशीला कार्की मिलने पहुंची थी। हालांकि दोस्तों, जमशेदपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग करी है, भारत से, वो भी एनआईटी से दोस्तों, जो कि अच्छी खासी इंस्टीट्यूट है भारत में। आईआईटी के बाद एनआईटी दूसरा नंबर का सबसे बढ़िया नामी इंस्टीट्यूट है। और जमशेदपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कुलमान घिसिंग की पहचान नेपाल में एक ईमानदार अफसर की है। कुलमान का मामला पिछले साल सुर्खियों में तब आया था, जब उन्हें समय से पहले ही केपी शर्मा ओली की सरकार ने पद से हटा दिया था। इस मामले में ओली सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। नेपाल के रामेछेप में जन्मे कुलमान घिसिंग ऊर्जा विभाग के अधिकारी रहे हैं। 2016 में नेपाल सरकार ने उन्हें ऊर्जा विभाग के प्रमुख पद पर नियुक्त किया
किया था। घिसिंग इस पद पर 8 साल तक रहे। इसी दौरान घिसिंग ने अपनी छवि एक ईमानदार अफसर की बना ली। दोस्तों कुलमांग घिसिंग को नेपाल का पावर मैन भी कहा जाता है, क्योंकि नेपाल के ऊर्जा विभाग में कार्य कर चुके हैं। अब आप यूँ समझ सकते हैं कि दोस्तों सुशीला कार्की को पीछे हटना पड़ सकता है अगर नेपाल का ये पावर मैन अपनी इच्छा के साथ आगे बढ़ा तो। जी हाँ, हालांकि देखा यह भी जा रहा है कि कुलमन घिसिंग का भी भारत के साथ बेहतरीन रिश्ता हो सकता है। हालांकि कभी ये भारत को लेकर ज्यादा उभर कर सामने नहीं आए, लेकिन सुशीला कार्की को लेकर ये माना जा रहा था कि इनके सरकार में आने के बाद भारत के साथ रिश्ते और भी ज्यादा बेहतरीन हो सकते हैं। हालांकि कौन बनेगा अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री, ये तो आने वाला 1 से 2 दिन का वक्त ही बता देगा। दोस्तों बहरहाल आपके हिसाब से किसको बनाया जाना चाहिए नेपाल के अंतरिम सरकार में पीएम, अपनी सुझाव दीजिएगा दोस्तों। इतना नहीं, आपको बता दें नेपाल में जेनजीज के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेसी नेता के ऐसे बयान पर अब भड़क उठी बीजेपी। बता दिया राष्ट्र विरोधी बयान। दरअसल बीजेपी ने नेपाल में हो रहे जेनजीज के प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेसी नेता उदित राज के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उदित राज के बयान को न केवल खतरनाक बताया बल्कि जानबूझकर अशांति पैदा करने वाला बताया है। उदित राज ने भारत की परिस्थितियों की नेपाल से तुलना की थी और कुछ मामलों में वहां से भी खराब हालात होने का दावा किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने उदित राज के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे खतरनाक बताया है और कहा है कि ऐसी बातों से जनता में बेवजह घबराहट पैदा हो सकती है। बीजेपी नेता का आरोप है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की इस तरह की खतरनाक टिप्पणी स्पष्ट रूप से राष्ट्र विरोधी और जानबूझकर अशांति पैदा करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के लिए पुरानी और मौजूदा दोनों ही कांग्रेस लीडरशिप हमेशा सबसे बड़ा खतरा रही है। 1975 में कांग्रेस पार्टी ने हमारे संविधान की हत्या की और हमारे लोकतंत्र का कत्लेआम किया। ऐसी टिप्पणियां कांग्रेस की उसी इमरजेंसी वाली सोच का आईना है। दोस्तों उदित राज ने कहा था कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? कुछ लोग ऐसा होने की संभावना तक जता रहे हैं। वास्तव में परिस्थितियां वैसी ही हैं और कुछ मामलों में अधिक, लेकिन हमारा संविधान ऐसा करने से रोकता है। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसे कांग्रेस ने डाला है। अब आप ही बताइए दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में आग तो लग ही रहा है, लेकिन कांग्रेसी भारत में रहकर भारत में आग लगाने जैसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं ये सच में वाकई में राष्ट्र विरोधी बयान ही है और इन पर एक्शन तो होना चाहिए, तो अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, ओली को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बीते कुछ दिनों से नेपाल में हालत काफी उग्र बना हुआ है। युवाओं के प्रदर्शन ने सिर्फ 2 दिन में ही सत्ता की नींव हिला दी। दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दोस्तों ओली के इस्तीफे के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। कोई कह रहा था कि ओली दुबई चले गए हैं, तो कोई ये दावा कर रहा था कि वे चीन में हैं। लेकिन अब खुद KP शर्मा ओली ने इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए साफ कह दिया कि वे ना तो दुबई गए हैं ना चीन, बल्कि फिलहाल वो शिवपुरी में नेपाली सेना के सुरक्षा घेरे में रह रहे हैं। ओली ने फेसबुक पर एक खुला पत्र साझा किया जिसमें उन्होंने जनता और खासकर युवाओं को संबोधित किया। पत्र में उन्होंने लिखा कि वे सेना के जवानों के बीच सुरक्षित हैं और इस सन्नाटे में भी बच्चों और युवाओं को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चों की मासूम हंसी और स्नेह हमेशा रोमांचित करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने भारत पर भी गहरा आरोप लगा दिया, जो हमने आपको मॉर्निंग वाले खबर में बताया ही था। दोस्तों फिर से बताते हैं, ओली ने कहा था कि मैंने भारत को लेकर लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी वाले क्षेत्र को अपना बता करके भारत के दावों का विरोध किया और इसी कारण मेरे को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। मैंने अयोध्या को नेपाल में बताया, इसीलिए मुझे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यानी कि ओली ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत पर बड़ा दावा कर दिया दोस्तों कि भारत ने ये प्रदर्शन करवा करके ओली की सरकार गिरा दी। जबकि ओली की हरकतें कैसी है दोस्तों, नेपाल का एक एक बच्चा भी जानता है और भारत ने ना कभी ऐसे कार्य किए हैं, ना कभी भारत ऐसे कार्य करेगा। और ओली चीन को ब्लेम कर नहीं सकता, क्योंकि करता धरता ओली का चाइना ही था दोस्तों, जो अपने पर्सनल अकाउंट में चीन से भ्रष्टाचार का पैसा लेकर के नेपाल के क्षेत्रों को चीन के लिए नीलाम कर देता था। जी हाँ, अगर वो चीन पर इल्जाम ठोकता तो चीन उसकी सारी पोल पट्टी खोल देता और इसीलिए उसको सबसे बेहतर मौका भारत के लिए लगा दोस्तों और भारत पर यह झूठा दावा कर दिया। ऐसे में आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान में आतंकियों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अब हाफिज सईद के दोस्त को दे दी गई है दोस्तों। सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री तरार के मुताबिक उलेमाओं की एक कमेटी गठित की गई है, जो आतंकियों को कंट्रोल करने के साथ साथ शांति बहाली का काम करेगी। कमेटी का कोऑर्डिनेटर ताहिर असरफी को बनाया गया है। ताहिर लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का दोस्त है। कई मौकों पर हाफिज के साथ ताहिर मंच शेयर कर चुका है। 2018 में ताहिर लाहौर हाईकोर्ट में हाफिज के साथ पेशी के लिए भी गया था। ताहिर और हाफिज के कारण 2018
2018 में पाकिस्तान में फलस्तीन के राजदूत को इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान उलेमा के चीफ ताहिर असरफी की पहचान इस्लामिक विद्वान के रूप में है। ताहिर पंजाब प्रांत में रहते हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ताहिर ने इस्लामिक सब्जेक्ट से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। दोस्तों, पाकिस्तान में लगातार बढ़ते आतंकी घटनाओं को देखते हुए शहबाज शरीफ की सरकार ने एक पीस कमेटी गठित करने का फैसला किया है। कमेटी में हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान, आरिफ हुसैन वाहिदी, नकीब उर रहमान हुसैन नईमी, ताहिर असरफी जैसे उलेमाओं को जगह दी गई है। तो वही दोस्तों, चाइना ने आतंक के आका यानी पाकिस्तान को ही दे डाली एससीओ रैट्स की कमान। भारत की बढ़ा दी टेंशन। दरअसल दुनिया भर में आतंकवाद के लिए बदनाम पाकिस्तान ने 2025-26 के लिए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे बोले तो एससीओ रैट्स की कमान संभाल ली है, जिसके बाद आतंकवाद से पाकिस्तान के पुराने संबंधों को देखते हुए एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि यह निर्णय किर्गिस्तान में रैट्स परिषद की 44वीं बैठक में लिया गया, जिसमें पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। चीन के प्रभुत्व वाले इस संगठन ने बुधवार को यह फैसला लिया था। बता दें कि एससीओ के तहत आने वाले इस समूह की अध्यक्षता बारी बारी से हर देश को दी जाती है और इस बार ये जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिली है। बता दें कि रैट्स बैठक में अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले की निंदा की गई, जिसमें भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर उंगली उठाई और आतंकवाद से लड़ने में दोहरे मानदंडों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रशिया ने दिया भारत को तगड़ा धोखा। रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती कर लड़ने के लिए भेज दिया बॉर्डर पर, जिसके बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ी चेतावनी दे दी। दोस्तों, बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर भारतीयों के रूसी सेना में शामिल करने और जबरन फ्रंट लाइन पर भेजे जाने का मामला निकलकर सामने आया है। द हिंदू ने 2 भारतीय नागरिकों के हवाले से बताया है कि वे यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में फंस गए हैं, जहां उन्हें रूसी सेना में सेवा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोनों नागरिकों ने बताया है कि उनके साथ कम से कम 13 और भारतीय थे। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के दौरान रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती का मुद्दा उठाया जा चुका है। पुतिन ने भारत को इस बारे में आश्वासन भी दिया था। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन मोर्चे पर भेजे गए सभी भारतीय पिछले 6 महीने में छात्र का विजिटर वीजा पर मॉस्को गए थे। एक एजेंट उनको काम का झांसा देकर ले गया था, लेकिन उन्हें युद्ध क्षेत्र में पहुंचा दिया गया। दोनों व्यक्तियों ने यूक्रेन के सेलिडोव से फोन के जरिए अपने बारे में जानकारी दी। अब ऐसे में दोस्तों, इस भर्ती के बाद गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने आज मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि भारत सरकार ने पिछले 1 साल में कई बार इस तरह की भर्तियों से जुड़े जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है और भारतीय नागरिकों को इसके प्रति सावधान रहने की सलाह दी है। हमें हाल ही में भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किए जाने की खबरें मिली हैं। हमने दिल्ली और मॉस्को में रूसी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है, जिसमें इसी प्रथा को समाप्त करने और हमारे नागरिकों को रिहा करने की मांग की गई है। रणधीर जायसवाल जी ने बताया कि मंत्रालय प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों के संपर्क में है। प्रवक्ता ने भारतीय नागरिकों से रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने का जोरदार अपील किया और इसे खतरों से भरा हुआ कदम बताया। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। लेकिन वाकई में अगर पुतिन को भी यह लगता है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतरीन रखने हैं तो भारतीयों की इज्जत करनी पड़ेगी और बेवजह उनको युद्ध के क्षेत्र में बॉर्डर पर नहीं भेजा जाना चाहिए। अब आप ही समझिए दोस्तों कि आप रशिया जा रहे हैं चीजों को देखने के लिए, छुट्टियां एंजॉय करने के लिए, मन फ्रेश करने के लिए, लेकिन आप इमेजिन कीजिए आप रूस पहुंचे, आप टूरिस्ट प्लेस घूमने के बजाय आपको कोई वहां पर जबरदस्ती पकड़कर बॉर्डर पर खड़ा कर दे बंदूक देकर कि भैया अब तुम यूक्रेन के साथ लड़ाई करो। और जिसने कभी आज तक बंदूक नहीं उठाया दोस्तों, वो क्या यूक्रेन के साथ लड़ाई करेगा और पूरे चांसेस है कि वो वहां मारा जाएगा। अब ऐसे में रशिया ने किया तो बहुत गलत है और पुतिन को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इन भारतीयों की इज्जत के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वापस भारत भेज देना चाहिए। अगर ऐसा पुतिन नहीं करते तो हम ये मान सकते हैं कि पुतिन की भी इसमें पूरी रणनीति हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।